शाम के 7 बज रहे हैं। न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड और 1993 मुंबई ब्लास्ट के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम की उल्टी गिनती यकीन करिए शुरू हो गई है। पहले मोदी के मंत्री ने कहा पाकिस्तान में घुसकर दाऊद का खात्मा कर सकती है सरकार, और अब दुबई में दाऊद के काले कारोबार पर भी मोदी सरकार ने शिकंजा डाल दिया है। भारत के कहने पर यूएई सरकार ने दाऊद की अरबों खरबों की संपत्तियों की जांच के बाद उनके मालिकों को नोटिस भेज दिया है और जल्द ही इनकी जब्ती भी शुरू हो सकती है। दाऊद इब्राहिम के खिलाफ भारत सरकार को यह बड़ी कामयाबी पीएम मोदी के दुबई दौरे के बाद मिली है। जब अगस्त में प्रधानमंत्री दुबई गए थे तब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ने दाऊद के काले कारोबार का पूरा कच्चा चिट्ठा वहां की सरकार को सौंप दिया था, और अब देखिए उस पर महीने भर के अंदर कार्रवाई भी हो गई है। जाहिर है जो दाऊद इब्राहिम 22 साल से हमारी पकड़ से बाहर है, अब आर्थिक तौर पर उसकी कमर तोड़ने के लिए कमर कस ली है मोदी सरकार ने। जाहिर है इससे दुबई से लेकर पाकिस्तान तक में हड़कंप मच गया है। सबसे बड़ा सवाल, क्या दाऊद इब्राहिम को वापस भारत ला पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी? क्या मोदी के मिशन दाऊद का आगाज हो चुका है? और क्या दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में घुसकर मार सकता है हिंदुस्तान? इसी पर होगी बहस, लेकिन पहले देखिए कैसे शिकंजा कस रहा है अब दाऊद इब्राहिम पर। समझने वाले समझ जाएंगे, अक्लमंद को इशारा काफी। दुबई की धरती पर नरेंद्र मोदी के इस इशारे को महीना भर भी नहीं गुजरा और हिंदुस्तान के दुश्मन दाऊद पर शिकंजा कसना शुरू हो गया। दुबई में दाऊद इब्राहिम के काले कारोबार की जो लिस्ट भारत ने सौंपी थी, उस लिस्ट के हिसाब से दाऊद की 50 से ज्यादा संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है। सूत्रों के मुताबिक यूएई सरकार ने फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जिसने दाऊद की संपत्तियों की जानकारी जमा की। ये संपत्तियां जिन लोगों के नाम पर हैं, उन्हें नोटिस भेजा जा चुका है। जल्द ही इनको जब्त करने की कार्रवाई शुरू होने वाली है। दुबई में दाऊद की कमर तोड़ने वाली ये कार्रवाई प्रधानमंत्री मोदी के दुबई दौरे के महीने भर के भीतर शुरू हुई, क्योंकि मोदी के मिशन दाऊद में पहला टारगेट दाऊद की काली संपत्ति ही थी, जिसके बदौलत उसके काले धंधे की दुनिया फल फूल रही है। एक अनुमान के मुताबिक दुबई में दाऊद ने कंस्ट्रक्शन वर्क के कारोबार समेत कई मॉल्स, होटल, सीमेंट कंपनी और ऑयल कंपनी में अपने काले कारोबार का हजारों करोड़ रुपए लगा रखा है। इसके अलावा दाऊद के रिश्तेदार अब्दुल हामिद अंतुले के साथ अनीस इब्राहिम गोल्डन बॉक्स नाम की ट्रेडिंग कंपनी भी चलाता है। दाऊद के इस धंधे की पूरी लिस्ट 16-17 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई सरकार को सौंपी थी, जिसमें दाऊद के वॉइस सैंपल, दाऊद के ठिकानों की लिस्ट, 3 रियल एस्टेट कंपनियों के सबूत, मनी एक्सचेंज फर्म का सबूत, ड्रग्स और सट्टा कारोबार के सबूत शामिल थे। यूएई सरकार को इन सारे सबूत मिलने के बाद दुबई के विदेश मंत्री शेख नाहयान समेत प्रतिनिधि दल भारत पहुंचा। यहाँ भी मोदी ने शेख नाहयान से मुलाकात की और इसके हफ्ते भर के भीतर दुबई में दाऊद पर शिकंजा कसना शुरू हो गया। यूएई के तरफ से ये इस तरह के सिग्नल संकेत आ रहे हैं, तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी के तरफ से किए हुए प्रयास और हमारे देश का एक डिप्लोमेटिक जीत है। अगर किसी भारत द्वारा घोषित क्रिमिनल के विषय में ठोस कदम लिया जाता है तो भारत और कांग्रेस पार्टी निश्चित उसका स्वागत करेगी, लेकिन ये हम अटकल पे जवाब नहीं दे सकते, तथ्यों के आधार पर ही दे सकते। इस बीच हिंदुस्तान में कई मौकों पर ऐसे सबूत सामने आए, जैसे कि दाऊद को पनाह देने वाले पाकिस्तान का पर्दाफाश हुआ। दाऊद की पत्नी ने सरेआम कबूला कि दाऊद कराची में सो रहा है। दाऊद के सबूतों से घबराए पाकिस्तान ने भारत से बातचीत तक नहीं की, लेकिन भारत में ये सवाल बरकरार था, क्या मोदी का मिशन दाऊद कामयाब होगा? इस सवाल को मोदी सरकार के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर के बयान के बाद और हवा मिली। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने एक इंटरव्यू में कहा, भारत का दुश्मन जहां भी हो, उसे नहीं लगना चाहिए कि भारत उसके बारे में नहीं सोच रहा। हम गुप्त ऑपरेशन भी कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रचार नहीं करेंगे। 1993 में मुंबई में सीरियल ब्लास्ट कराकर सैकड़ों लोगों की जान ले लेने वाले हिंदुस्तान के दुश्मन दाऊद इब्राहिम की तलाश भारत को पिछले 22 साल से है। मोदी सरकार के मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर खुद प्रधानमंत्री मोदी तक कई बार इशारा कर चुके हैं कि दाऊद इब्राहिम भारत का टॉप टारगेट है। ये आदमी हजारों करोड़ का आदमी हो गया है आज, और पैसा लगता है तकरीबन सब कुछ खरीद लेता है। तो क्या इंसाफ होगा, कब होगा, उसका मेरे ख्याल से अभी तक के कोई हमें अंदाजा लगना नामुमकिन है। ऐसे में सवाल है, क्या दाऊद इब्राहिम को मोदी वापस भारत लाएंगे या दाऊद को पाकिस्तान में ही घुसकर ढेर करेगा हिंदुस्तान? अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मोदी के मिशन दाऊद का आगाज हो चुका है? इस पर बहस करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से संबित पात्रा हैं, कांग्रेस से अजय कुमार हैं, यहाँ फॉर्मर डिप्लोमेट शिवशंकर मुखर्जी हैं जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं,
कर्नल दानवीर सिंह डिफेंस एक्सपर्ट थोड़ी देर में जुड़ेंगे। बलजीत परमार मुंबई से मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और दाऊद पर इन्होंने बहुत काम किया है। और साथ ही पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट नुसरत अमीन भी थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। आप सभी का स्वागत है। संबित पात्रा, क्या मोदी के मिशन दाऊद का आगाज हो गया है, मान लिया जाए? संबित पात्रा, देखिए, इस चर्चा में पार्टिसिपेट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये बहुत साधारण मिशन नहीं है, बहुत बड़ा मिशन होता है। ऐसे मिशनों के विषय में पार्टी के प्रवक्ताओं को पता नहीं होता है और पता होना भी नहीं चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से पार्टी के प्रवक्ता आपको आधिकारिक रूप से कोई भी जानकारी नहीं दे सकते हैं, मगर हाँ, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एकदम मजबूती के साथ कदम रखा है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि दाऊद इब्राहिम हो या हिंदुस्तान का कोई भी और दुश्मन हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा और उसे एक लॉजिकल एंड तक हम लेके जाएंगे। इसी में मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब नरेंद्र मोदी जी अपने शपथ ग्रहण समारोह की ओर बढ़ रहे थे, उससे कुछ दिनों पहले एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी जिस पे हम लोगों ने चर्चा भी की थी। वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट था कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से दाऊद घबराया है और दाऊद ने अपना लोकेशन चेंज करके कुछ दिनों के लिए, जो रिपोर्ट कह रही थी, वो अफगानिस्तान बॉर्डर की ओर भी गया है। तो खलबली तो वहां मचा ही हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। संबित पात्रा, सूत्रों से जानकारी ये मिल रही है, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं समझ रहा हूं, आपकी मजबूरी समझ रहा हूं, दुविधा समझ रहा हूं कि आपको पता होगा तब भी आप नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी सूत्रों के मुताबिक संबित पात्रा, खबर यही है, प्रधानमंत्री मोदी 16-17 अगस्त को दुबई गए थे और प्रधानमंत्री के साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल भी गए थे। दाऊद का मुद्दा जोर शोर से उठा था। तब दाऊद से जुड़े अहम सबूत यूएई की सरकार को सौंपे गए थे। दाऊद का वॉइस सैंपल था, जो रियल एस्टेट का वो कारोबार करता है उसके सबूत थे, ड्रग्स सट्टे के कारोबार के सबूत थे, 50 संपत्तियों की लिस्ट सौंपी गई थी। और अब देखिए, महीने भर के अंदर संबित पात्रा, खबर यह है कि यूएई सरकार के विदेश मंत्री यहां आकर भारत से मिले हैं, भारत की सरकार से मिले हैं, खुद प्रधानमंत्री से मिले हैं। और अब दाऊद पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। बेनामी संपत्तियां हैं दाऊद की, उन 50 संपत्तियों के जो मालिक यूएई में हैं उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। संबित पात्रा, इसका क्रेडिट लेने से आप क्यों बच रहे हैं? नहीं, देखिए, क्रेडिट वाला विषय नहीं है। विषय यह है कि प्रवक्ता के नाते मुझे बहुत सलीके से इन विषयों को रखना है। मगर हाँ, ये उपलब्धि जो है ये कोई छोटी बात नहीं है। मगर मैंने आपको आरंभ में कहा, लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचने तक बच के बात भी करना है और विषयों पर ध्यान भी रखना है। देखिए, जब यूएई प्रधानमंत्री गए थे तो यही कांग्रेस के लोग कह रहे थे, अरे ये तो हिंदुस्तान का पैसा खर्च कर रहे हैं, ये क्या विदेश नीति होता है। और आज देखिए, आपने जिस प्रकार से पूरे रिपोर्ट को देखा है, रखा है, इससे स्पष्ट होता है कि बहुत सोच समझकर एक एक कदम फूंक फूंक के रखी जा रही है। कम से कम इतना तो कह दीजिए संबित पात्रा, मोदी के मिशन दाऊद का आगाज हो गया है, मिशन दाऊद है स्टार्टेड, ये तो बोल दीजिए कम से कम। देखिए, मिशन दाऊद जो है उसके विषय में प्रवक्ताओं को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने खुद अपने एक बहुत महत्वपूर्ण इंटरव्यू में कहा था, जब इतना बड़ा ऑपरेशन होता है तो उसके विषय में हम प्रचार प्रसार करके ऑपरेशन नहीं करते। चलिए ठीक है, ये ऑपरेशन कैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सरकार का विषय है, प्रवक्ता का विषय नहीं है। ठीक है, लेकिन दूसरी बात है, आप लोग इतना लाइन और लेंथ में डिस्कशन कर रहे हैं, इसी से हमें निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि सरकार चुप तो नहीं बैठी है ना, तभी तो डिस्कशन हो रहा है। हाँ, लेकिन आप ही के मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ थोड़ा आगे बढ़ के बता रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के दुश्मन जहां भी हैं उनको ये नहीं समझना चाहिए कि हम उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। कोवर्ट ऑपरेशन भी कर सकते हैं, यानी पाकिस्तान में घुस के भी मार सकते हैं। संबित पात्रा, इसका मतलब ये समझे कि वो ऑपरेशन की तैयारी भी चल रही होगी और साथ में अब दूसरी तरफ ये आर्थिक तौर पे उसका गला घोटने की तैयारी भी चल रही है दाऊद की। देखिए, राज्यवर्धन राठौड़ जी के किसी स्टेटमेंट को वह आइसिंग करके वर्ड्स के साथ प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है। उन्होंने कहा कि हमारे दुश्मनों को पता होना चाहिए कि हमारी निगाह उन पे है, बिल्कुल सत्य। हिंदुस्तान के जो दुश्मन है वो हमसे डरे और उन्हें पता है कि हमारी निगाह उन पे है। दूसरी बात, उन्होंने यह भी कहा कि किसी प्रकार का भी ऑपरेशन हो सकता है। ठीक है, सही बात है। उन्होंने ठीक है अजय जी, अभी खुलासा नहीं किया जा सकता। ठीक है अजय जी, इसे कामयाबी तो मानेंगे हिंदुस्तान की एक, कि दाऊद की 50 प्रॉपर्टीज पर शिकंजा कस रहा है। वहां की सरकार ने नोटिस भेज दिया है और जब्ती हो सकती है। 5000 करोड़ की संपत्ति है ये। देखिए मानव जी, पहले तो जहां तक दाऊद या देश के दुश्मन के विषय में, तो कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी हो इस देश में जो है सरकार के जो समर्थन जरूर करेंगे, लेकिन हमको सिर्फ चिंता यह रहती है कि थोड़ा सा बटबोलापन में, जैसे कि अगर आप बोल रहे हैं कि कोई भी मान लीजिएगा कि किसके कहां से लीक होती है ये सब खबरें, क्योंकि देश की जो सुरक्षा का जो मामला है
वो बहुत ही संगीन मामला है। और कवर्ट ऑपरेशन और ओवर्ट ऑपरेशन, आपको याद होगा बांग्लादेश में जिस तरह से कवर्ट ऑपरेशंस काफी हुए, उसके बाद पंजाब में हुए थे जब खालिस्तान वाली लड़ाई चल रही थी, उससे पहले तिब्बत में भी हुआ था। ये सब जो है अधिकृत या औपचारिक तौर से किसी ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन ये सब जो है पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक हो चुकी है। लेकिन कोई सरकारी पदाधिकारी या सरकारी स्तर से जो है इसको जो है किसी ने ये माना नहीं है। इसीलिए सबसे पहली बात है कि अगर देश की सुरक्षा और कोवर्ट और कोवर्ट ऑपरेशन खास तौर से, या दाऊद इब्राहिम जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी के खिलाफ जो भी कार्रवाई करते हैं उसको गुप्त रखना देश की सुरक्षा के लिए अच्छी बात होगी। हमारा यही अनुरोध होगा कि जैसे कि आपने कहा कि शिकंजा कसने वाला है, और मान लीजिएगा कि 2 महीने बाद तो हमसे सबसे ज्यादा खुशी होगी जब दाऊद इब्राहिम के पूरी तरह से संपत्ति और उसको पूरी तरह से जो नकार दे, अगर हम लोग उस दाऊद इब्राहिम को जीरो की जगह पर पहुंचा देंगे, उनके संपत्ति और मनी स्रोत पैसे को स्रोत वो बंद करने के लिए। अजय जी, लेकिन नहीं मानव जी, हाँ लेकिन एक मिनट, लेकिन हाँ बोलिए। मैं ये पूछ रहा था अजय जी, मैं ये बड़ी कामयाबी चली है, इसका इंतजार आप करने को कह रहे हैं, लेकिन मैं वैसे जानना चाह रहा हूं कि ये आपकी सरकार के समय क्यों नहीं हो पाया ये कि यूएई सरकार कम से कम दाऊद की प्रॉपर्टीज के लिए इतनी जांच शुरू कर दे, इन्वेस्टिगेशन टीम बना दे, नोटिसेस इशू कर दे। ये आपकी सरकार के टाइम क्यों नहीं हो पाया? ये पहली बार है भारत के इतिहास में कि कोई सरकार दूसरे सरकार को कभी जो है, और इस बड़बोलापन के लिए अफसोस है भारतीय जनता, कोई इंदिरा गांधी के सरकार के बाद कोई सरकार आई थी थोड़ी बोल रही थी कि बांग्लादेश में हमने किया था, इसने कुछ नहीं किया, पंजाब में हमने पंजाब को बचाया, इसके बाद किसी ने कुछ नहीं किया। अच्छा ठीक ऐसा इस देश का जो राजनीति का जो परिभाषा है, और अफसोस की बात है कि कोई, चलिए ठीक है अजय जी, दूसरे अजय जी आ रहा हूं जो है नीचे, अजय जी लौट रहा हूं आपके देश के लिए अच्छा नहीं है, लौट रहा हूं अजय जी, लौट रहा हूं आपके पास। सभी सरकार ने और भी मेहमान है, उनकी भी बात सुन लीजिए। अजय जी सेवा किया, तो ये सब राजनीति बंद होनी चाहिए। ठीक है मुखर्जी साहब, आपको लग रहा है 10 सेकंड के लिए आ जाऊं, 10 सेकंड के लिए। डॉक्टर पात्रा दोबारा शुरू करेंगे। पॉलिटिकल डिबेट में जाने से पहले जरा मैं सोच रहा हूं कि एक्सपर्ट्स की राय भी ले लें। मुखर्जी साहब, एक आपको लग रहा है बहुत सही स्ट्रैटेजी पर इस समय ये गवर्नमेंट चल रही है कि एक तरफ जैसा कल मोदी जी के मंत्री कह रहे थे कि कोवर्ट ऑपरेशन की तैयारी भी हो रही होगी, हम नहीं बताएंगे, लेकिन दूसरी तरफ फाइनेंशियली अगर वो सफोकेट करते हैं दाऊद इब्राहिम को, हजारों करोड़ का उसका बिजनेस जो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट इस समय पाकिस्तान में माना जाता है, अगर उस पर शिकंजा कसता है तो बड़ी कामयाबी है हिंदुस्तान के लिए। कामयाबी तो है ही, ये बिल्कुल अपेक्षित है। देखिए 2 उद्देश्य हैं हमारे दाऊद इब्राहिम के किस्से में। नंबर 1, उसका जो क्रिमिनल नेटवर्क है उसको दबाना, उसको गला घोंटना, जैसे आपने कहा, बिल्कुल एक उद्देश्य है। दाऊद इब्राहिम सिर्फ एक बहुत बड़ा क्रिमिनल नहीं है जिसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस के भी सैंक्शंस लग चुके हैं, वो एक आईएसआई का टूल है। आईएसआई उसको इस्तेमाल करती है, उसके नेटवर्क को इस्तेमाल करती है भारत को हानि पहुंचाने के लिए। इसलिए उसके नेटवर्क को जो एक्चुअली आईएसआई का भी एक तरह से आईएसआई के लिए झटका है ये। वो है, उसको जितना हम कमजोर कर सकें, और वो तो हमें कोशिश करना ही चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि अभी जो यूएई में डेवलपमेंट हुआ जिसका आपने रिपोर्ट किया, ये दिखाता है कि हम बहुत सीरियसली हाईएस्ट लेवल पे ये बात छेड़ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये हमें बहुत सालों से मेरे ख्याल ये कोशिश हो रही होगी, तो अब ये सीरियसली और बहुत हाई लेवल पे इसको आगे बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है। दूसरा उद्देश्य हमारा है दाऊद को पर्सनली जस्टिस में लाने के लिए, क्योंकि दाऊद इब्राहिम एक एक्यूज्ड है। हमारे मुंबई में जो कत्लेआम हुआ था, आतंकवाद हुआ था, उसमें वो है एक कॉन्स्पिरेटर। तो वो कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर के हिसाब से उसको हमारा उद्देश्य है कि भारतवर्ष में आके उसका ट्रायल हुआ जाए। ये 2 उद्देश्य हैं, दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों हमारा देश सीरियसली ले रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। कोवर्ट ऑपरेशंस की जहां तक बात है, देखिए ये सही है कि जब कोवर्ट ऑपरेशन होते हैं तो कोवर्ट होना चाहिए, वो गुप्त होना चाहिए, लेकिन बात करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये एक सिग्नल भी है। इसको साई ऑप्स कहते हैं, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन, माइंड गेम होता है। ये जताने के लिए पाकिस्तान को कि देखिए आप हमारे देश के दुश्मन तो हैं ही, आप हमको ग्रांटेड मत लीजिए। हम जिस तरह से आपसे डील करते हैं उसको हमारी कमजोरी मत समझिए। अच्छा मुखर्जी साहब,
कम शब्दों में, आपको लगता है कि हिंदुस्तान ये जुर्रत कर सकता है? मैं जुर्रत शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर किसी और देश में जाके हम इस तरह कोई ऑपरेशन करते हैं तो हमेशा रिटेलिएशन का एक खतरा तो रहता है। देखिए, कर सकता है? आपको लगता है अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान में घुस के मारता है जैसे अमेरिका ने लादेन को मारा था, बिल्कुल पाकिस्तान रिटेलिएट करने 10 साल के बाद अमेरिका ने भी पाकिस्तान रिटेलिएट करने की पोजीशन में होगा या नहीं होगा, ये जजमेंट की बात है। मैं तो सोचता हूं कि इसमें एक ही क्राइटेरियन है जजमेंट पे बेस करने के लिए, राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट। अगर ये समझा जाए हमारे जो रूलर्स हैं, हमारी जो सरकार है जिसे हमने इलेक्ट किया है, अगर बिल्कुल उनके समझ में ये है कि ये ऑपरेशन इस तरह से करना है, तो देखिए सारी दुनिया ने कहा जाहिर है सारे रिस्क को कंसीडर करने के बाद इस तरह का कोई डिसीजन लिया जाता है। नुसरत अमीन साहब, आप सुन रहे होंगे यहाँ क्या डिबेट हो रही है, पैनल में क्या बातचीत हो रही है। नुसरत अमीन साहब, कल ही मोदी जी के एक मिनिस्टर ने कहा कि ये कोवर्ट ऑपरेशन का ऑप्शन तो खुला है और इंडिया के एनिमीज जहां भी छुपे हैं उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। अगर कोवर्ट ऑपरेशन होता है, नुसरत अमीन साहब, आप एक जर्नलिस्ट हैं, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से समझना चाह रहा हूं, क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा? किस तरह से करेगा? जी, पहली बात तो ये है कि एज ए जर्नलिस्ट मैं इस तरह देखता हूं कि कुछ मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं दुनिया की जो कोवर्ट ऑपरेशंस करती हैं, एक्सटर्नल ऑपरेशन करती हैं, जिनमें CIA का नाम सर फहरिस्त है। कोल्ड वॉर के दौरान KGB थी जो कोवर्ट एक्सटर्नल ऑपरेशंस करती थी और 45 साल ये प्रॉक्सी वॉर दोनों के दरमियान चलती रही, सोवियत यूनियन और अमेरिका में। लेकिन रॉ के बारे में जो खुद हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो हमेशा फख्र से ये बात करते रहे कि ऑल दे डू इज गैदर क्वालिटी इंटेलिजेंस, और यही उसका कोर मैंडेट है और यही उसकी शान है और यही उसका प्राइड है। तो अब अगर बात कोवर्ट ऑपरेशन की है तो मेरे ख्याल है कि शायद रॉ अपने मैंडेट से हट रही है या शायद रॉ अपने मैंडेट को बदल रही है। ठीक है, वो उसका मसला है, वो एक दूसरी बात है। रही बात आपका जो सवाल है कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा या नहीं करेगा, तो मैं जो इंडियन पर्सपेक्टिव में अगर बात करूं कि इंडिया तो हमेशा बगैर किसी कोवर्ट ऑपरेशन और पार्ट ऑफ इंडिया हमेशा ये कहता रहता है कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने इन्फिल्ट्रेट कर दिया, पाकिस्तान ने बम्बई ब्लास्ट कर दिया, पाकिस्तान ने ताजमहल पे अटैक कर दिया। तो जब वो बगैर किसी कोवर्ट ऑपरेशन के पाकिस्तान अटैक कर रहा है तो इंडियन ओपिनियन के हिसाब से किसी कोवर्ट ऑपरेशन के बाद तो पाकिस्तान ने रिटेलिएट करना ही है। ये इंडियन ओपिनियन के हिसाब से मेरा तज्जिया है। पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में जो मैं देखता हूं जिस तरीके से, तो पाकिस्तान में कुछ चीजें, बहुत सी चीजें जो बड़ी वीक हैं, बहुत से इंस्टीट्यूशन हैं बड़े वीक हैं, लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर यूजफुल है और काफी ऑर्गेनाइज्ड है, उनमें से एक डिफेंस है। डिफेंस से मतलब ये है कि आर्मी, मेरा ख्याल है कि आर्मी इस पोजीशन में है पाकिस्तान की कि अगर कोई इस तरह का कोई भी एक्सटर्नल ऑपरेशन किया जाता है तो कम से कम अपने मुल्क का और अपने लोगों का दिफा कर सके। बिल्कुल सही है, आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया है नुसरत अमीन साहब, बहुत बढ़िया जवाब दिया है आपने, संभल कर आपने बोला है, जाहिर है। समित पात्रा, ब्रेक के बाद आ रहा हूं। बलजीत परमार, एक क्विक कमेंट में आपसे चाह रहा हूं, आपने दाऊद इब्राहिम पे बहुत काम किया है, आपको लग रहा है बलजीत परमार वो टाइम आ गया है और दाऊद के बारे में सारे सबूत हिंदुस्तान के पास हैं, सबको पता है दाऊद पाकिस्तान में कहां रहता है, उसके एड्रेस, उसके मोबाइल के बिल रिसेंटली हमारे हाथ में थे, उसके पासपोर्ट्स की फोटोकॉपीज हमारे पास हैं, उसके एड्रेस सारे हमारे पास हैं, उसकी नई फोटो हमारे पास है, उसकी बीवी से बातचीत हो गई एक टीवी चैनल की, वो भी हमारे पास है। बलजीत परमार, देखिए, इसमें दो बातों का हमें ध्यान देना पड़ेगा। पहला तो हमें इस पूरे मसले को पॉलिटिक्स से दूर रखना पड़ेगा। जब हम बीजेपी की बात करते हैं, जब कांग्रेस सरकार की बात करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि हम जब इनको लेके लेन देन की बातें करते हैं, अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। सरकार कोई भी हो, हमारी एजेंसीज अपने एक सेट आइडिया से, स्ट्रेटजी से काम करती हैं। उनको उनका काम करने देना चाहिए। नंबर 2, दुबई में, शारजा में, UAE में, जहां जहां भी दाऊद के बिजनेसेस हैं, उनमें वहां को उनको लोकल पार्टनर रखना पड़ता है। कोई अकेला आदमी फॉरेनर जाके वहां बिजनेस नहीं कर सकता है। तो UAE सरकार के पास जिन लोगों के साथ इनकी पार्टनरशिप है लोकल आदमी के साथ, उसका उनके एक्शन उनके खिलाफ भी होगा। अब वो लोग जो है जाहिरा तौर पे और आम तौर पे वो बहुत अमीर किस्म के
लोग होते हैं और वहाँ की रूलिंग पार्टी के रिश्तेदार होते हैं, रूलर्स के। ये मैंने अक्सर देखा है वहाँ पे, क्योंकि दाऊद के जो जब दुबई में रहता था जो पार्टनर थे वो रूलिंग पार्टी के प्रिंस थे और वो रूलिंग एलीट के। मैं समझ गया। तो जितने यूएई में जितने बड़े बड़े शेख हैं और वो दाऊद के पार्टनर हैं। हाँ, मैं समझ गया आप ये कहना चाह रहे हैं, इसलिए भारत के लिए यूएई सरकार को कन्विंस करना कि वो इन लोगों के खिलाफ एक्शन ले आसान नहीं होगा। बिल्कुल सही है, जाहिर है उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना यूएई सरकार के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि दाऊद की डीलिंग उनके साथ है, बड़े बड़े लोग हैं, अरबपति खरबपति लोग हैं। लेकिन ऐसा लगता है कार्रवाई शुरू तो हो गई है, अब देखते हैं कहां तक पहुंचती है। लेकिन ये बहस हमारी जारी है। सवाल आखिरकार वही है, क्या मोदी के मिशन दाऊद का आगाज हो गया है और क्या दो फ्रंट्स पर यह तैयारी चल रही है? एक तरफ आर्थिक तौर पर दाऊद का गला घोंटा जाए और दूसरी तरफ जैसा राज्यवर्धन राठौर कह रहे थे, पाकिस्तान में घुसकर मारने का भी ऑप्शन खुला हुआ है। छोटा सा ब्रेक जारी है, सबसे बड़ा सवाल देखते रहिए न्यूज़ 24। आगाज हो चुका है और क्या दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में घुसकर मारेगा हिंदुस्तान, या फिर कोवर्ट और ओवर्ट दोनों तरह के ऑपरेशंस दिमाग में रखकर मोदी सरकार आगे चल रही है? इसी पर बहस और बातचीत करने के लिए संबित पात्रा, कांग्रेस से अजय कुमार, फॉर्मर डिप्लोमेट शिवशंकर मुखर्जी, पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट नुसरत अमीन, मुंबई से सीनियर जर्नलिस्ट बलजीत परमार और यहां अब स्टूडियो में मेरे साथ कर्नल दानवीर सिंह है। कर्नल दानवीर सिंह, आपके आने से पहले हम बात ये कर रहे थे कि अगर जैसा राज्यवर्धन राठौर बोल रहे हैं कि ये ऑप्शन तो खुला हुआ है, इंडिया के एनिमीज जहां भी हैं दुनिया भर में वो ये ना समझे हम उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? इंडिया कर सकता है ये? और अगर करेगा तो पाकिस्तान की तरफ से क्या रिटेलिएशन हो सकता है, ये सोचा होगा? देखिए, फ्रॉम मोरल बूस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू और डोमेस्टिक ऑडियंस को एक एनर्जी देने के लिए बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान बर्मा नहीं है, ये पहले भी हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर जो राज्यवर्धन सिंह राठौर कह रहे हैं कि हम ओवर्ट स्पेशल ऑपरेशन कर लेंगे, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम स्पेशल ऑपरेशंस करके पाकिस्तान में घुस के और वो कार्रवाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते क्योंकि हाईली डिफेंडेड बॉर्डर है पाकिस्तान की तरफ से भी, और पाकिस्तान आर्मी भी। अच्छा ठीक है, चलिए मान लिया अमेरिका जैसा नहीं कर सकते, लेकिन कोवर्ट तो हो सकता है। कोवर्ट कर सकते हैं, कोवर्ट बिल्कुल कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर इस प्रकार के एलिमेंट्स की कोई कमी नहीं है। हमारे से ज्यादा करप्ट देश है वो, वहां पे आप आराम से हायर करके आप ये काम कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ा मेहनत का काम नहीं। लेकिन समस्या शायद इसमें ये आ रही है कि पिन पॉइंट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन की वो आदमी कहां है। इसीलिए दाऊद को जैसे ही इंडियन मीडिया या जैसी भनक लगती है उनको कि इनको कुछ पता लग रहा है, तो वो दाऊद को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि अगर वो पता लग गया तो पाकिस्तान में बहुत लोग हैं। अच्छा कर्नल, एक और क्विक कमेंट मैं आपसे चाह रहा हूं, लगता है आपको पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा अगर मान लीजिए कोवर्ट ऑपरेशन के जरिए दाऊद को पाकिस्तान? कोवर्ट ऑपरेशन के जरिए करने से पाकिस्तान बिल्कुल रिटेलिएट नहीं करेगा। बट ये जो फॉरेन एक्सपर्ट है ये ज्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे कि इस इंटरनेशनल कम्युनिटी में इसका क्या रिपरकशन होगा। जिस प्रकार से हमारे जो नेता लोग हैं बिल्कुल क्लियरली बोल रहे हैं कि हम कोवर्ट करेंगे, तो इसका इंटरनेशनल रेमिफिकेशन क्या होगा ये मेरे ख्याल से कोई फॉरेन एक्सपर्ट बता पाएगा। देखिए, कोवर्ट करेंगे कहना और कोवर्ट गुप्त एक्चुअली करना इज टू डिफरेंट थिंग्स। अगर किया गया तो उसके बारे में टीवी पे इस समय स्पेकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज वो जो अगर गुप्त ऑपरेशन होगा, कोवर्ट ऑपरेशन होगा, अब तो आप रिटायर हो गए मुखर्जी साहब, अब तो आप खुल के बोल सकते हैं। ये सही बात है, कोवर्ट होगा और कोवर्ट रहेगा। उसमें कोवर्ट ऑपरेशन मीन सरकार का हाथ कहीं नहीं होगा, विजिबल नहीं होगा। मैं समझ गया आपका पॉइंट, तो मैं आपका पॉइंट समझ गया। आप ये कहना चाह रहे हैं इंडिया करवाएगा भी तो भी मानेगा थोड़े। एक उदाहरण देता हूं आपको। जब हमारे न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे, मैं वॉशिंगटन में था, मेरे एम्बेसडर थे नरेश चंद्रा, उनको इमीडिएटली स्टेट डिपार्टमेंट बुलाया गया सीनियर मोस्ट लेवल पे, स्ट्रोप टैलबर्ट के लेवल पे, जहां साफ जाहिर ये हुआ, साफ पता ये चला कि अमेरिकन बहुत गुस्से थे। हमने न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किए, इस पे तो गुस्से थे ही, लेकिन उससे ज्यादा गुस्से थे कि आपने हमें पहले बताया नहीं। तो नरेश चंद्र जी को फेल कर दिया, इससे दुखी थे। नरेश चंद्र जी ने उनको बहुत जेंटली बताया कि देखिए, जब हम न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट करते हैं तो हम इनविटेशन कार्ड नहीं बांटते। बिल्कुल ठीक है। अरे नुसरत अमीन साहब, क्यों नहीं आप बोलते अपनी मिलिट्री को, ISI को, भैया ऐसे ही दे दो ना उसे, यहाँ इतना बड़ा क्रिमिनल है वो, ऐसे ही दे दो, क्यों इतना लंबा चौड़ा आप काम करवा रहे? नुसरत अमीन साहब देखिए, अगर मुझे ये बात अगर मेरे सामने दाऊद इब्राहिम को लाके खड़ा भी कर दिया जाए तो भी ये कहना अपनी ISI से और अपनी गवर्नमेंट से कि उसको इंडिया के हवाले कर दो या किसी के भी हवाले कर दो,
ये मेरा मैंडेट नहीं है और मेरा काम नहीं है ये। और रही बात ये कि आपके पास होंगे बहुत सारे सबूत, इंडिया के पास तो काफी कहने को है, काफी कुछ बोलने को है, काफी कुछ पता होता है जो हम लोगों को नहीं पता होता। लेकिन मैं इतना जानता हूं, आप मेरे सवाल को जो भी समझ ले। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा हूं, मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है, सॉरी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं अपनी बात मुकम्मल करने की। अगर मेरे पास ये रिपोर्ट्स हैं इंडिया की तरफ से या दुनिया के किसी और इंस्टीट्यूशन की तरफ से कि दाऊद इब्राहिम फला तारीख तक पाकिस्तान में था या है या हो सकता था या हो सकता है, तो मेरे पास ये रिपोर्ट्स भी हैं कि पाकिस्तान में वो नहीं है। और मेरे पास लोकली कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है मुझे कि वो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है या कभी था। दूसरे ये कि अभी मैं जब आपके लोगों ने लाइन अप किया तो मैं जरा देख रहा था कि अभी ताज़ा तरीन क्या चल रहा है दाऊद इब्राहिम पे, तो कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी थी कि वो अब नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि मुझे किस रिपोर्ट की तरफ तवज्जो देनी है और किस ठीक है, नहीं नुसरत भाई बिल्कुल ठीक है, नुसरत भाई बिल्कुल ठीक है। मैं आपकी मुश्किल भी समझ रहा हूं क्योंकि जाहिर है एज ए जर्नलिस्ट आपके पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है। संबित पात्रा, लेकिन मैं घूम के वापस उसी सवाल पे आ गया हूं। संबित पात्रा, एक तरफ कोवर्ट ऑपरेशन के लिए बयान आ रहा है आपके एक मंत्री की तरफ से कि वो ऑप्शन खुला हुआ है, वो कर सकते हैं लेकिन बताएंगे नहीं। दूसरी तरफ दाऊद के बिजनेस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसका मतलब स्टार्ट तो हो गया ना मिशन दाऊद है स्टार्टेड। संबित पात्रा, देखिए इसका जवाब तो मैं दूंगा, मगर पहले मैं जरा नुसरत अमीन जी के 2-3 बातों का जवाब दूं। उन्होंने आज ही नहीं, कई पिछले डिबेट्स में भी कहा इंडिया तो बहुत कुछ कहता ही रहता है, उसके पास एविडेंस तो होता नहीं है। नुसरत साहब, इंडिया तो क्या कहता है वो अलग बात है। आपके घर में 26/11 का जो डीजी था, डायरेक्टर जनरल थे तारिक कोसा साहब, उन्होंने ही अखबार में लिख के तमाम एविडेंसेस को पब्लिक किया है कि हाँ हमारा ही आदमी था जो 26/11 किया, हमने उसको कोऑर्डिनेट किया था, और 7 एविडेंस उन्होंने खुद लिखे हैं। इसलिए पहले आप अपने ही घर की बातों को पढ़ लीजिए, नंबर 1। दूसरी बात, आपने कहा जो भी हो पाकिस्तान में बड़ा ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड आर्मी है। अरे काहे की डिसिप्लिन्ड आर्मी है? 4 तो हमसे वॉर हार चुकी है, अपने ही प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को फांसी में चढ़ा देती है। आर्मी जो अपने ही घर के लोगों को, अपने ही रूलर्स को फांसी में चढ़ाए, वो ऑर्गेनाइज्ड होती है कि डिसऑर्गेनाइज्ड और इनडिसिप्लिन्ड होती है? तीसरी बात, देखिए ये कांग्रेस के लिए कहूं, वैसे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स लाना नहीं चाहता हूं, मैं विनम्र निवेदन करूंगा कांग्रेस से कि वो सुबह उठ के गाय का एस्से पढ़ लेती है और हर डिबेट में वो गाय के एस्से को चिपका देती है। आप कुछ भी बोलते रहिए, वो यहाँ पे शुरू कर देंगे, ये ठीक नहीं है जी, ये ठीक। अरे दाऊद का प्रॉपर्टी वहां जब्त हो रहा है तो ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, अगर आप क्यों लाप रहे हैं? एक ही ऐसे पढ़ के आते हैं, उसी को हर जगह चस्पा वो कह रहे हैं बड़बोलापन ठीक नहीं है। अब आपका जो राज्यवर्धन राठौर कह रहे हैं वो बड़बोलापन ठीक नहीं है, वो कह रहे हैं। मानक जी दिक्कत क्या है? नहीं सुनिए, मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ, मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। नहीं संबित पात्रा जी सुनिए। अच्छा अजय जी से सुनिए। संबित पात्रा आपकी बात हो गई, आपके पॉइंट ऐसे नहीं हो रहा है। अजय जी को सुन लीजिए। सुनिए, आपने बार बार कहा कि राघवेंद्र राठौड़ का बड़बोलापन है। क्या बड़बोलापन है? रुकिए, मुझे पहले आपकी बात करने दीजिए। अरे द कोर ऑफ द डिबेट पे आने दीजिए। संबित पात्रा जी, हमारी तुतु में बाद में होगी। कोर ऑफ द डिबेट दिक्कत क्या है कि बात अच्छा अजय जी एक बार सुन लीजिए आप। अजय जी सुन लीजिए, फिर आपके पास आ रहा हूँ। क्या अजय जी सुन लीजिए, अजय जी एक सेकंड। अरे अजय जी सुन लीजिए, फिर आ रहा हूँ। अरे रुकिए। अच्छा कंप्लीट करिए संबित पात्रा। राघवेंद्र राठौड़ ने कहा कि हमारे देश के दुश्मन जहां भी है हमारी नजर उनके ऊपर है। क्या ये बड़बोलापन है? क्या हिंदुस्तान का नजर अपने दुश्मनों पे नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। दूसरी बात, राघवेंद्र राठौड़ ने कहा कोवर्ट ऑपरेशन होगा तो हम क्यों बताएंगे, जब वो हो जाएगा तो अपने आप अखबार में आ जाएगा। इसमें क्या गलत बात है? इनके होम मिनिस्टर थे सुशील कुमार शिंदे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हम तो अमेरिका में जाके FBI के साथ गेम प्लान बिछा रहे हैं, कैसे पकड़ना है दाऊद इब्राहिम को। याद है ना आपको? ऐसे होते हैं कोवर्ट ऑपरेशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अजय जी, मानक जी ये देश के सबसे बड़ी नुकसान होगा। मानक जी को आपका नाम पता है भैया, बता दीजिए ना। तो नहीं, एक मिनट जितना बड़बोलापन, अहंकार और जिस तरह से शब्दों की इस्तेमाल होता है, हमने कोई प्रवक्ता को नहीं देखा। संबित पात्रा जी, ये श्रेय आपको ही जाता है, भारतीय जनता पार्टी को। दूसरी बात है कि इस देश, महान देश ने इतने कवर्ट ऑपरेशन किए। श्रीलंका, एक मिनट, श्रीलंका से लेके, बांग्लादेश से लेके, उल्फा से लेके, थोड़ा पढ़िए। एक जो है लगातार जिस तरह से बड़बोलापन और भाषण देने का आदत है,
उल्फा में जो अरविंद, अरे भैया सब कुछ नेहरू जी ने और इंदिरा गांधी ने किया, ये भी जो होगा वो नेहरू जी तो करेंगे, हम थोड़ी करेंगे। क्षमता रखिए। अरे मैं अभी से क्रेडिट दे रहा हूँ, लीजिए क्रेडिट। नेहरू जी ने ही सब कुछ किया है और जो भी होगा भविष्य में वो नेहरू जी ही करेंगे। हम शर्म करूँ भैया, प्रॉपर्टी जब्त होगी हम शर्म करेंगे। अरे प्रॉपर्टी वहां जब्त हो जाएगी, मैं शर्म क्यों करूं? ऐसे संबित पात्रा जी, भारतीय जनता पार्टी होगा तो इनको परेशानी होगी, प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगा तो इनको परेशानी होगी। संबित पात्रा फांसी पहुंचाया था। मानव जी इस तरह से बहस में जो है ना, बहस का स्तर गिर जाता है। पाकिस्तान से भी लड़ेंगे और यहाँ बैठ के कांग्रेस से भी लड़ते रहे। कहा कि नहीं किससे लड़ेंगे? पाकिस्तान, अरे यार ढोंगी देशवाद राष्ट्रभक्ति मत सिखाइए यार। 2002 तक तो आपने राष्ट्रध्वज नहीं फहराया नागपुर में। अरे सब भाषण बंद कीजिए। अरे देखिए फिर तू में शुरू हो गया। मैं सोच रहा था कि हम सब्सटेंस रखेंगे, कुछ बात करेंगे। अजय जी 1 मिनट रुक जाइए प्लीज। अजय जी मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। देखिए व्यूअर भी नाराज होता है कि 2-3 लोग एक साथ बोलते हैं, उसको कुछ समझ नहीं आता है। अजय जी प्लीज एक सेकंड। अजय जी प्लीज एक सेकंड। अजय जी आपका पॉइंट बहुत क्लियर है। अजय जी आपका पॉइंट बहुत लाउड एंड क्लियर है कि हमने भी बहुत काम किया अपनी सरकार में, लेकिन हमने कभी बड़बोलापन नहीं दिखाया, उसका प्रचार प्रसार नहीं किया। अजय जी आ रहा हूं आपके पास, 1 सेकंड प्लीज, 1 सेकंड। बलजीत परमार, इनके बाद अजय जी 1 सेकंड। बलजीत परमार, जैसे आप कह रहे थे कि दुबई में भी जिन लोगों के नाम पर दाऊद की प्रॉपर्टीज हैं उन पर शिकंजा कसना आसान नहीं है बलजीत परमार, क्योंकि वो सारे के सारे बड़े लोग हैं और वहां की सरकार, मंत्रियों, वहां के शेखों से उनके अच्छे संबंध है। क्या लग रहा है? तो इसका मतलब यह है कि फिर ये सारी दिखावे की कार्रवाई हो रही है बलजीत परमार, कोई इसका कुछ निकलेगा नहीं? नहीं, बिल्कुल मैं ये नहीं कहना चाहता दिखावे की कार्रवाई हो रही है। पहली बात तो ये है कि कोई आदमी आज ये क्रेडिट ले कि हमने यूएई के साथ मिलके काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे पास ऐसी 50 उदाहरण हैं जहां हिंदुस्तान की एजेंसीज मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स को दुबई से और शारजा से लेके आई है पहले भी। अब बॉम्ब ब्लास्ट में ही मोहम्मद डोसा उनमें से एक है। हर तीसरे महीने किसी न किसी बड़े इल्जाम में वांटेड आदमी दुबई से आता रहा है पिछले सालों में। और हिंदुस्तान के उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने, जो हमारे एजेंसीज ने दुबई पाकिस्तान में जो ऑपरेशन किया था, टाइगर मैमन की 2 आधी फैमिली लेके आए थे, वो बहुत बड़ा ऑपरेशन था। तो ये मत कहिए कि पहले ऐसे ऑपरेशन हुए नहीं, होते रहे और कामयाब भी हुए हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने उनकी तारीफ की है, ये रिकॉर्ड पे है सब। मैं पहले भी कहा था कि इसको पॉलिटिक्स में मत जाइए। मुद्दा ये है कि देश के दुश्मन जो देश के बाहर दूसरी सरकारों की सरपरस्ती में बैठे हैं, उनको वापस लाना है। ठीक है। ये इस किस्म की पॉलिटिकल विल पहले कम नजर आती थी, अब ज्यादा नजर आ रही है। मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ। ठीक है बलजीत परमार, ठीक है, कुछ पॉलिटिकल विल नजर आ रही है। ठीक है, बिल्कुल सही है, उनको लाया जा सकता है। ठीक है तो ये कोशिश जारी रहनी चाहिए, बयानबाजी नहीं होनी। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मुखर्जी साहब, मेरे पास ये पूरी लिस्ट है कि दाऊद के क्या क्या बिजनेसेस हैं, कहां फैले हुए हैं। पाकिस्तान में तो उसका लंबा चौड़ा बिजनेस है ही, हिंदुस्तान तक में उसका बिजनेस चलता है। बॉलीवुड की फिल्मों की पायरेटेड सीडीज वो दुनिया भर में सप्लाई करता है, कराची में बैठकर। $1 अरब का पायरेटेड सीडीज का बिजनेस है बॉलीवुड का, सीडीज का। उसका 70% दाऊद कंट्रोल करता है। अफ्रीका में एग्रीकल्चर से जुड़े बिजनेसेस करता है। नेपाल में डांस बार्स, कसिनो चलाता है। चाइना में कपड़ों की फैक्ट्रियां खोल रखी हैं उसने। मैं यहां पर देख रहा हूं, पाकिस्तान में तो टीवी चैनल, मीडिया तक में उसके स्टेक्स हैं। इंटरनेट कंपनीज है, आईटी कंपनीज है, उसमें उसका पैसा लगा है। गुटखा बनाता है जो कि सेंट्रल एशिया में बेचा जाता है। इतने सारे बिजनेस हैं। अगर इसका मतलब ये मैसेज बहुत क्लियर है मुखर्जी साहब कि आईएसआई और पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट वो फाइनेंशियली है। तो अगर मोदी गवर्नमेंट उसे फाइनेंशियली सफोकेट करने की कोशिश कर रही है तो सही स्ट्रैटेजी है। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है, लेकिन ये एक स्ट्रैटेजी है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी स्ट्रैटेजीज को इग्नोर किया जाए। फाइनेंशियली गला घोंटना टेररिज्म का, टेररिज्म को फाइनेंस करना पड़ता है। वेस्ट में, पश्चिम में बड़े कंपनियां हैं, बहुत बड़े बड़े कंपनियां हैं जो अपनी कंसल्टेंसी ऑफर करती हैं कि वी विल ट्रैक द मनी। ये जो फाइनेंशियल जितना पैसा बनता है, इसी से टेररिज्म फाइनेंस। अच्छा, एक डायरेक्ट सवाल पूछता हूं मैं आपसे। मान लीजिए हम कोवर्ट ऑपरेशन नहीं करते हैं, घुस के अंदर नहीं मारते हैं, होता है तो एक अलग बात है। क्या इसको फाइनेंशियली, इसके आर्थिक तौर पर इसका गला दबाने से क्या वापस ला पाएंगे हम कभी उसे? देखिए,
वापस उसको ला पाएंगे या ना ला पाएंगे अलग बात है, जुड़ा हुआ बात है। लेकिन दूसरा सब्जेक्ट ये जो कर रहे हैं उसको फाइनेंशियली स्क्वीज करना, ये तो करना ही चाहिए उसको। अगर कुछ ना कुछ अच्छा ही निकलेगा उससे। अगर बिल्कुल खत्म न कर पाए तो कम से कम कमजोर करना शुरू तो करें। कर्नल, आपका टेक क्या है? बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो पूरी डी कंपनी है, ये जितना इससे प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, इससे टेरर फैक्ट्री भी चल रही है। वापस आ पाएगा कभी? वापस तो मेरा ख्याल है कि नहीं आ पाएगा। और मैं लगे हाथ में बोल दूं, मेरे ख्याल से संबित पात्रा बोल रहे थे, बहुत अच्छे काबिल डॉक्टर हैं और बोलते भी बहुत अच्छा है। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान आर्मी डिसिप्लिन और उसके बारे में कुछ बोला, तो शायद इनको मैं बता देता हूं कि बहुत ही प्रोफेशनल आर्मी है, किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ये पाकिस्तान आर्मी बहुत ही प्रोफेशनल है। वो बात दूसरी है कि हम भी कम प्रोफेशनल नहीं है, हम उनको हरा देते हैं। और हमने कंडक्ट की बात कर रहे थे। हाँ, वो कंडक्ट की बात कर रहे थे कि डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करती है। शायद संबित पात्रा वो पॉइंट कह रहे हैं। मैंने कहा फिर भी एक बार थोड़ा क्लियर कर दें कि पाकिस्तान आर्मी ऐसी आर्मी नहीं है कि किसी बनाना रिपब्लिक की कोई एक ऐसी रैग टैग आर्मी है, ऐसा नहीं है। गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए किसी को। संबित पात्रा, क्लोजिंग कमेंट 10 सेकेंड्स, क्योंकि कर्नल ने आपके बारे में कहा है जो आपने कहा उस पर। नहीं, देखिए, मैं अपने घर के अंदर किसी प्रकार का डिस्कशन नहीं करता, मगर मैं इतना बता दूं कि ये सरकार, सबसे बड़ी बात देखिए, अब जब दाऊद इब्राहिम के विषय में बात हो रही थी, मैं आपको एक बात बता दूं, सभी लोग सहमत होंगे, एनएसए लेवल टॉक जब गिरा था और पाकिस्तान में डिबेट्स हो रहे थे, आपने ध्यान से देखा होगा कि अजीत डोभाल और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी, इसके ऊपर बहुत डिस्कशंस हुए थे पाकिस्तान के मीडिया में। और पाकिस्तान के खुद के जो जर्नलिस्ट थे वो कह रहे थे हमारे पास इनके टक्कर के लोग नहीं है, मोदी जी तो मोदी जी, और डोभाल साहब का जो कमाल है ये भी माशाअल्लाह है। अच्छा, ठीक तो स्वाभाविक रूप से ये जोड़ी हिंदुस्तान को बार बार नहीं मिलता है। अब हम देखते हैं आगे क्या होगा, मैं क्यों बताऊं, समय बताएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया संबित पात्रा, अजय कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया। बलजीत परमार, समय खत्म हो गया। बलजीत जी फिर डिबेट करेंगे। अभी तो ऐसा लगता है मिशन दाऊद शुरू हुआ है, फिर करेंगे। थैंक यू मुखर्जी साहब, कर्नल दानवीर सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, अलग अलग राय हिंदुस्तान के अंदर भी। फाइनेंशियल तौर पर, आर्थिक तौर पर अगर दाऊद का दम घोटने की कोशिश हिंदुस्तान करता है तो उसका तो कुछ ना कुछ अच्छा नतीजा निकलेगा, ये सब मानते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान में घुसकर हिंदुस्तान दाऊद को मार सकता है? इस पर अलग अलग राय है। छोटा सा ब्रेक के बाद यह है इंडिया नवीन कुमार के साथ। एक मोड़ पर आकर गायब हुआ शीला का कातिल।